देखिए दोस्तों, जिन समासों के भेद के या समासों के तुलनात्मक अध्ययन की हम बात कर रहे थे, हमने चर्चा की थी इससे पहले वीडियो में कि समास के भेद कितने माने गए हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 4 भेद होते हैं और सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। ये परीक्षा में भी आपको ध्यान रखना है। अगर वो बोले कि समास के पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद माने गए हैं, आंसर 4, और सामान्य रूप से समास के कितने भेद माने गए हैं या समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको 6 ही भेद लिखने हैं। अब जिन 6 भेदों की हम बात कर रहे हैं उनकी सारे 6 उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर समास में। जैसे सपोज करो, आपको ये मैंने यहाँ पे 6 समास लिख रखे हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। कोई भी आप शब्द दो मुझे और आपको इन सबकी एक एक विशेषताओं को जब हम पढ़ लेंगे, क्या तो अव्ययी भाव की विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं तत्पुरुष समास की होती हैं, क्या विशेषताएं कर्मधारय की होती हैं, क्या विशेषताएं द्विगु की और द्वंद्व की और बहुब्रीहि समास की होती हैं, तो आप एक बार इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, समझ लेंगे, तो आप किसी भी शब्द को या सामासिक पद को देख करके तय कर लेंगे कि इनमें कौन सा समास होगा। तो देखिए, अपन एक एक समास की विशेषताओं के बारे में और उनके उदाहरणों से हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। अव्ययी भाव समास, हमें पता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता में ज़्यादातर यही, कई बार इससे भी सवाल आ जाते हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है या पहला पद कौन से समास में प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में। लेकिन इसके अलावा और क्या विशेषताएं अव्ययी भाव समास की जिनके आधार पर हम उस सामासिक पद की पहचान कर पाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। तो आइए उन चीज़ों पर, उन बातों पर चर्चा करते हैं। पहली चीज़, इसका प्रथम पद, अव्ययी भाव समास के प्रथम पद को हम पूर्व पद भी बोल सकते हैं, पहला पद भी बोल सकते हैं। तो इसका, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है क्योंकि पूरे पद में प्रथम पद प्रधान होता है, क्योंकि लिंग वचन कारक काल पुरुष ये सब प्रथम पद के आधार से ही तय होते हैं। पहला पद प्रधान होने के साथ साथ में अव्यय होता है। अव्यय को हम अविकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने विकारी शब्दों के भेद पढ़े हैं, शब्दों के रूप परिवर्तन के आधार पर हमने भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी। तो यहाँ पे अव्यय का मतलब अविकारी से ही है। ठीक है, एक दूसरा बात है कि प्रथम पद इसका उपसर्ग भी हो सकता है। अब कई बार हम क्या करते हैं कि उपसर्ग के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि जिसमें भी उपसर्ग आ गया, हमने खूब उपसर्ग पढ़े हुए हैं, संस्कृत के 22 पढ़े हुए हैं, हिंदी के 22 पढ़े हुए हैं, विभिन्न भाषाओं के पढ़े हुए, खूब सारे उपसर्ग याद है हमें। तो जैसे ही उपसर्ग दिखता है हम उसको परीक्षा में सीधा उपसर्ग देखते ही अव्ययी भाव समास कर देते हैं। लेकिन ये नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना? सपोज करो, अगर मान लो मैंने आपको एक शब्द दे दिया, जैसे ये कुपुत्र शब्द दे दिया। अब कु उपसर्ग तो है, पर ये कु की वजह से ये समास अव्ययी भाव समास नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक आप इन सारी चीज़ों की विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे तो आप ये तय नहीं कर सकते। हाँ, ये एक शर्त है कि उपसर्ग जिनका प्रथम शब्द, उपसर्ग तो प्रथम में ही आता है वैसे भी, क्योंकि उपसर्ग है, और प्रत्यय बाद में आता है, तो प्रथम पद उपसर्ग भी होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन किन स्थितियों में नहीं होता उनकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। तो शुरू में पहली बात हो गई प्रथम पद की। तो प्रथम पद क्या रहेगा? प्रधान होगा, अव्यय होगा, अविकारी होगा या उपसर्ग होगा। अब बात आती है, या दूसरी विशेषता कह देते हैं द्वितीय पद या उत्तर पद की बात। इसका द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होता है? नाम पद। नाम पद का मतलब सीधे सीधे आप समझ लो संज्ञा से है। ठीक है, कभी कभार विशेषण भी आ जाता है। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है। नाम पद उसको कह दें। अगर मान लो सीधे सीधे ऐसा आ जाए कि कौन से समास में पहला पद नाम पद होता है, तो आप उपसर्ग अव्ययी भाव कर सकते हो उसमें। ठीक है, लेकिन नामपद समास और समासों में भी हो सकता है। तो इस चीज की पहचान करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से समास में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे द्वंद्व समास है, माता पिता, माता पिता संज्ञा है तो बिल्कुल हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो नामपद द्वितीय पद हो सकता है। पर कौन, अगर माता पिता दे दिया तो वो उसको अव्ययी भाव में थोड़ी ना रखेंगे हम, क्योंकि उसका प्रथम पद अव्यय नहीं है, वो द्वंद्व समास में जाएगा, क्योंकि उसमें द्वंद्व समास की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि पूरा पद
अब क्योंकि दोनों पद जब जुड़ेंगे तो पूरा पद अव्यय बन जाता है। पहला पद इतना प्रभावी होता है कि दूसरे वाले संज्ञा पद को, अब देखो संज्ञा की विशेषता यह है कि संज्ञा का बहुवचन भी बनेगा, लेकिन अगर वो संज्ञा इस अव्यय के साथ जुड़ गई तो उसका बहुवचन आप नहीं बना सकते, क्योंकि यह अव्ययी भाव समास की खास बात है कि वहां अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। तो यहां चौथी विशेषता क्या होगी उसकी कि अपरिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता का भाव, यानी पूरा पद अपरिवर्तनशील रहेगा, आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, देखिए आप कोई उपसर्ग तो है, आप उपसर्ग से ही बता सकते हैं वैसे तो कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, लेकिन हर प्रति उपसर्ग वाले शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है कि पूरा शब्द मिलकर के उसका रूप परिवर्तन हो जाए, लिंग बदल जाए उसका या वचन बदल जाए, तो वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं रहेगा। पर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं केवल दिन शब्द लिखूंगा तो दिन का तो दिनों हो सकता है कि भाई कई दिनों से मेरे घर नहीं आया, लेकिन प्रति के साथ मिलकर के ये प्रतिदिनों नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये अव्यय जैसा रूप धारण कर लेगा, अपरिवर्तनशील हो गया, इसलिए ये अव्ययी भाव समास में जगह पाएगा। यानी कि ये वाला जो शब्द है प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उपसर्ग भी है इसमें, कोई बात नहीं, पर ये अव्ययी भाव की मूल विशेषता है इसमें। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं कि पूरा पद अव्यय तो हो ही गया, और अव्यय में भी कौन सा बनेगा? पूरा पद क्रिया विशेषण, पूरा पद क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। ठीक है, ये क्रिया विशेषण बन जाएगा पूरा पद। ये अव्यय तो है ही, और क्रिया विशेषण भी क्या होते हैं? अव्यय ही होते हैं। ठीक है, अब इस आधार पे अगर हम बात करें तो ये अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय हो सकता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे उदाहरणों की हम यहाँ बात करते हैं। जैसे हम बात करे थे अभी यथाशक्ति, यथाक्रम, देखिए यथाक्रम, ठीक है, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार या जैसा क्रम है। ठीक है, इस तरह का शब्द आ गया। यथा वाले, यथा क्योंकि अव्यय है, और यथा से बनने वाले हर शब्द अव्ययी भाव समास में ही आएगा, चाहे वो यथाक्रम हो, चाहे वो यथा स्थिति हो, चाहे यथा स्थिति हो, यथा संभव हो, यथा मति हो, यथा बुद्धि हो, कोई भी शब्द हो, सब अव्ययी भाव समास में आएंगे, क्योंकि यथा अव्यय है और वो पूरे पद को अव्यय बना देता है। यानी कि अब यथाक्रम का क्रमों नहीं हो सकता, स्थितियों, स्थिति का तो स्थितियों हो सकता है, स्थितियां हो सकता है, लेकिन यथा स्थिति का यथा स्थितियों नहीं हो सकेगा, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें अव्यय बन जाएगा पूरा पद। अब जैसे देखिए एक शब्द है भरपेट, पेट का पेटो हो सकता है, अब इसमें भर अव्यय है, लेकिन भर के साथ मिलकर के ये पेट भरपेटो नहीं होगा, ये भरपेट ही रहेगा, पूरा पद अव्यय बन गया, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, देखिए इसका दूसरे तरह का जो उदाहरण है, जैसे उपसर्ग वाले कुछ उदाहरणों की अगर अपन बात करें तो जैसे प्रतिदिन की तरह प्रतिपल भी बन सकता है, प्रतिपल बन जाएगा। ठीक है, जैसे आ उपसर्ग से बनने वाले आकंठ, आजन्म, आमरण, इस तरह के शब्द भी अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे, ये उपसर्ग वाले शब्दों में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये अव्यय, अब देखिए हमने ये पढ़ा कि प्रथम पद अव्यय होगा, लेकिन अब शब्द इतने ज्यादा हो गए हिंदी में कि प्रथम पद के बजाय द्वितीय पद भी अव्यय हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये भरपेट था ना ये शब्द, अब ये यहाँ पे तो ये अव्यय था भर, भर अंत में भी आ सकता है। कैसे आएगा? जैसे रात संज्ञा हो गया, रात भर, वर्ष भर। देखिए आप, तो अपन अगर ये कहें कि पहला पद ही अव्यय होगा, पहला पद ही प्रधान होगा, ये परिभाषा अब सटीक नहीं बैठती है। देखिए यहाँ पे दूसरा पद अव्यय हो गया, तो क्या इसको हम तत्पुरुष समास या कर्मधारय या फिर द्विगु समास बोल देंगे? नहीं, क्योंकि ये हिंदी में इतने सारे शब्द हो गए हैं कि अब वो पद की प्रधानता वाली बात सीमित हो गई है, सीमित अर्थों तक ही वो सही है। इस तरह ये बन जाएगा रात वर्ष वर्ष भर। ठीक है, अब देखिए इसकी एक विशेषता और कि इनमें प्रथम पद द्वितीय पद ये हमने पढ़ा, एक और इसकी विशेषता है कि इसमें
संज्ञा पदों की द्विरुक्ति या पुनरावृत्ति, संज्ञा और विशेषण। जैसे देखिए विशेषण शब्द है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, मंद मंद, ठीक है। अब संज्ञा शब्द जैसे कानों कान, रातों रात, इस तरह के शब्द हैं, इनमें भी अव्ययी भाव समास है। धीरे विशेषण है, कान संज्ञा है, लेकिन कानों कान खबर नहीं लगी तो ये अव्ययी क्रिया विशेषण बन गया। ये दोनों पद धीरे धीरे और कानों कान क्या बन गए? क्रिया विशेषण बन गए। ये रात भर वर्ष भर क्या बन गए? क्रिया विशेषण बन गए। प्रतिपल आजन्म क्या बन गए? क्रिया विशेषण बन गए। ये क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। अपरिवर्तनशीलता का इनमें गुण रहता है। आप इसमें एक और विशेषता इसकी यहीं पे लिख लें कहीं पे कि संज्ञा और विशेषण पदों की द्विरुक्ति, संज्ञा व विशेषण की पुनरावृत्ति, ये भी इसकी एक विशेषता यहां पर आप लिख लें। तो ये अब सारी अव्ययी भाव समास की विशेषताएं हो गई। अब जो भी आप शब्द देखें तो कम से कम आपको अव्ययी भाव समास की विशेषताएं उसमें पता चल गई हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होगा या अव्यय होगा, अविकारी होगा, उपसर्ग हो सकता है, संज्ञा और विशेषण पदों की पुनरावृत्ति हो सकती है। धीरे आजकल इस तरह के बहुत शब्द जो है परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, रातों रात, धीरे धीरे, कानों कान, दिनों दिन, है इस तरह पूरा पद क्रिया विशेषण बन जाएगा। अपरिवर्तनशीलता का गुण, ये मूल विशेषताएं अव्ययी भाव समास की। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तो अव्ययी भाव के बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे बेधड़क, बेधड़क शब्द अगर आपके सामने आ जाए, बेधड़क, अब देखिए बे उपसर्ग है, बेधड़क, धड़कना क्रिया हो गया। अब उपसर्ग के साथ बेधड़क क्या बन गया? अब ये अव्ययी अव्यय पद बन गया पूरा, क्योंकि उपसर्ग है, उपसर्ग से पूरा पद अव्ययी भाव बन गया। तो बेधड़क, और ये क्रिया विशेषण बन गया। तुम वहां पर बेधड़क जाओ, यानी बिना डर के जाओ, बिना धड़क के। अब इसका अगर अपन समास विग्रह की बात करेंगे वो मुद्दा अलग है। समास विग्रह भी अपन जब विस्तार से इनका पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बेधड़क मतलब बिना धड़क के, और धड़क का मतलब डर, ठीक है, बिना डर के। ये हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास की मूल विशेषता तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसमें द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें द्वितीय पद कह दो या उत्तर पद कह दो, द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। या द्वितीय पद प्रधान होने का मतलब ये है कि वाक्य के लिंग वचन कारक काल पुरुष जो भी है लिंग और वचन इस द्वितीय पद के अनुसार बदलेंगे। पहले समझ लेते हैं हम कैसे बदलेंगे। देखिए जैसे एक शब्द है राजपुत्र, ठीक है, एक शब्द है राजमाता। अब ये देखिए आप कि इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र, और इसका करेंगे तो बनेगा राजा की माता। राजा की माता। अब ये देखिए राजा तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर पुत्र क्या स्त्रीलिंग है? सॉरी, पुत्र यहां पर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग विभक्ति आई है इसकी का, और यहां पर ये माता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग विभक्ति आई है की। तो राजा की माता, यानी कि ये जो का के की जो है इसका, वो किसके अनुसार बदल रहा है? द्वितीय पद के अनुसार, ठीक है। राजपुत्र, राजपुत्र आ रहा है, राजपुत्र आ रही है नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या है? पुत्र। अब ये राजमाता आ रही है, राजा थोड़ी आ रहा है, राजमाता आ रही है, तो आ रही है क्रिया, यानी क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग क्रिया है, तो माता के अनुसार बदलेगी। इसका मतलब इसमें द्वितीय पद प्रधान है। अब देखिए द्वितीय पद की प्रधानता की बात समझ गए। ये दोनों संबंध तत्पुरुष के उदाहरण थे। ये द्वितीय पद प्रधान हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब द्वितीय पद या उत्तर पद की प्रधानता के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास में बाकी का जो पहला पद है वो या तो संज्ञा हो सकता है या विशेषण भी हो सकता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कर्ता कारक, अब इसमें कारकों की जानकारी आवश्यक है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों का तत्पुरुष समास बनता है।
पहली चीज तो इसमें कर्ता और संबोधन कारक 8 होते हैं संख्या में। पहला और अंतिम यानी पहले और 8वें कारक को छोड़कर के बीच के 6 कारकों का क्या बनता है, तत्पुरुष समास बनता है, यानी कर्ता कारक का नहीं बनेगा और संबोधन कारक का नहीं बनेगा। तो इसमें केवल और केवल 6 कारकों का ही क्या बनेगा, ये समास बनेगा। और इन्हीं 6 कारकों के नाम पर, जैसे कर्म कारक के नाम पर कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण के नाम पर करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इस तरह से 6 कारकों के नाम पर ही उसका क्या बनता है, समास बनता है। अब इसमें कारक चिन्ह जो होते हैं हमने पढ़े हैं, कारक चिन्हों विभक्तियों का लोप कर दो, क्या बन जाएगा, सामासिक पद बन जाएगा। ठीक है, इनमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारकों का तत्पुरुष समास बनता है। अब जैसे वो 6 कौन कौन से हैं, पहला है जैसे कर्ता, ठीक है, कर्ता का तो बनता नहीं है, कर्म, तो पहले के सामने मैं लिख रहा हूं कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, जैसे इसकी कारक विभक्ति क्या है, को, तो जैसे स्वर्ग प्राप्त, क्या बन जाएगा, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। अब आप ये देखें कि इसमें द्वितीय पद की अपन प्रधानता की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मैं लिखूं स्वर्ग को प्राप्त, तो मैं एक ही शब्द लिखूं स्वर्ग, तो प्रश्न ये आएगा भाई स्वर्ग का क्या करना है, स्वर्ग का क्या करना है, ये कोई निर्देश नहीं दे रहा, शब्द है भाई, लेकिन प्राप्त शब्द लिखा तो क्या प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कोई व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो गया, तो को विभक्ति को लोप करके इसमें बना देंगे स्वर्ग प्राप्त, और जब इसका विग्रह करेंगे तो लिख देंगे बीच में को विभक्ति लगानी है, सिंपल है कि स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, ऐसी विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, जनक यानी जन्म देने वाला, तो को विभक्ति का लोप हो गया, विरोध को जन्म देने वाला। अगला है करण तत्पुरुष, से विभक्ति का लोप होता है। और ये जो करण तत्पुरुष है वो क्रिया के साधन की बात करता है कि वो क्रिया कौन से साधन से हो रही है, वो क्रिया कौन से साधन से हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति क्षुधातुर, तो यानी कि क्षुधातुर, तो क्षुधा से आतुर, यानी से, क्षुधा यानी होती है भूख से, आतुर है कोई व्यक्ति, भूख लग रही है, तो क्षुधातुर यानी भूख से आतुर, क्षुधा से आतुर, इसमें ये हो जाएगा। आंखों देखी घटना, कैसे देखी, आंखों से देखी, यानी कि उसके देखने जो क्रिया है देखने की वो किससे हुई है, आंखों से, तो आंखों देखी क्या हो जाएगा, आंखों देखी, ये करण तत्पुरुष में। अब आपको जब ये शब्द आएंगे तो ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से करण तत्पुरुष कौन से शब्द में है, तो इस तरह के शब्द आएंगे, आप उसमें से वाली विभक्ति लगा के देख लेना तो उससे पता चल जाएगा, और ये अभ्यास से होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है के लिए। ठीक है, के लिए, जैसे बहुत प्राचीन उदाहरण है इसका, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। अब कई बार हम क्या कहते थे, रसोई में रखा है, लेकिन रसोई गलत है शब्द। रसोई का मतलब तो वो भोजन, वो सामग्री होता है जो रसोई घर में तैयार की जाती है। ठीक है भाई, क्या रसोई बनाई है, तो रसोई में क्या बनाया है, मतलब रसोई घर में क्या बनाया है जब तो पता चलेगा रसोई घर में, लेकिन क्या रसोई बनाई है मतलब खाने में क्या सामग्री बनाई है, तो रसोई के लिए घर। ठीक, क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर आ जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे शब्द, यज्ञ के लिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। अगला है अपादान, अपादान तत्पुरुष। देखो अपादान का भी से है, लेकिन यहाँ पे ये अपादान शब्द जो है वो अभाव को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, किसी चीज के, किसी वस्तु के अभाव को दिखाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जन्मांध, जन्म से अंधा है, तो अंधे का मतलब उसमें विजन या दृष्टि का क्या है, अभाव है, वो जन्म से देख नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है कि उसमें दृष्टि का अभाव है, तो यहां आ जाएगा जन्मांध। ठीक है, एक शब्द है कामचोर, तो ये शब्द आ जाएगा इसमें कामचोर, यानी काम से जी चुराने वाला, काम से यानी वो काम से जी चुराता है। अब इसमें द्वितीय शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काम शब्द का अर्थ कौन दे रहा है,
इस काम शब्द को अर्थ के लिए बाद वाले शब्द चोर पे डिपेंड होना पड़ रहा है, आश्रित होना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कामचोर शब्द बन गया। अगला है संबंध तत्पुरुष, काके की। ठीक है, संबंध तत्पुरुष के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे नर बलि, नर की बलि, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। ठीक है, इस तरह बहुत सारे इसके उदाहरण बन जाएंगे यहाँ पे। बस अपन को काके की को समझना है, नर की बलि। ठीक है, अगला है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में है मैं और पर, इन विभक्तियों का लोप होता है। जैसे घुड़सवार हमने शब्द बताया था अभी। ठीक है, कविवर, कवियों में वर, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो मैं और पर इसकी विभक्तियां। अब ये देखिए आप कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारकों का इनका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इनका ही समास बनाया जाता है। और विभक्ति चिन्ह जो है वो द्वितीय पद के अनुसार इसमें बदलेगा, इसलिए इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ये इसके मूल भेद हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी इसके, जैसे लुप्त पद तत्पुरुष है, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी केवल ये मूल तत्पुरुष की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक नए तत्पुरुष भी आता है, लुप्त पद तत्पुरुष भी आता है। ठीक है, तो उन समासों की चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। अभी अपन तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, कि तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का शब्द आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें कौन सा समास है। अब देखिए, कर्मधारय को तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है, इसलिए हमें पता चल गया कर्मधारय। वैसे इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, कर्म का मतलब होता है विशेषता, यानी विशेषता को धारण करने वाला, यानी कि पर्टिकुलर किसी विशेषता को धारण करता है। अब कर्मधारय समास बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। अब अपन ये कह दें कि केवल कि इसमें द्वितीय पद ही प्रधान है, तो उससे पूरे इन समासों का जो निचोड़ है, यानी कि जो मूल भावना है, मूल विशेषता है, वो ही समाप्त हो जाती है। कर्मधारय समास की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। इसमें द्वितीय पद तो प्रधान होता ही है, लेकिन द्वितीय पद प्रधान होता है तो प्रथम पद की क्या वैल्यू रहती है, क्या वो इसी की तरह के समास की तरह होता है क्या? नहीं। देखिए, इसकी जो मुख्य विशेषताओं में हम बात करेंगे, पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा, और द्वितीय पद प्रधान होगा तो प्रथम पद गौण रहेगा, लेकिन इतना भी गौण इसमें नहीं रहता। देखिए, बल्कि इसकी विशेषता बताने, प्रथम पद क्या रहता है? विशेषता बताता है। ठीक है, अब इसमें कर्मधारय समास के लिए हमें 3 चीजों यानी 3 संबंध होते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि संबंध, यानी कि दोनों पदों के बीच संबंध, दोनों पदों के मध्य संबंध पाए जाते हैं। किस प्रकार का संबंध है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो अब ये कर्मधारय समास बहुत सरल हो जाएगा। पहला संबंध है विशेषण विशेष्य। अब पहला संबंध क्या कह रहा है? विशेषण विशेष्य संबंध, यानी कि पहला पद तो रहेगा विशेषण और दूसरा पद रहेगा विशेष्य, यानी पहला पद दूसरे की विशेषता बताएगा। जैसे एक उदाहरण ले हम, नील कमल। अब आप देखिए कि इसमें पहला पद तो है नील और दूसरा पद है कमल, तो कमल तो संज्ञा है, ठीक है, दूसरा पद हो गया संज्ञा है। लेकिन अब इसमें द्वितीय पद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में पहला पद विशेषण है, तो विशेषण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अपन इसको ये नहीं कह सकते कि ये गौण है, उस कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। तो इसमें विशेषण विशेष संबंध जहां भी आ गया, ये कर्मधारय की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जो बाकी के समासों में देखने को नहीं मिलती है। इवन तत्पुरुष समास में भी नहीं मिलेगी, द्विगु समास में भी नहीं मिलेगी, जबकि दोनों में द्वितीय पद प्रधान है। लेकिन ये विशेषण विशेष संबंध नीलकमल के साथ में, जैसे वीर वाला, हमने अभी चर्चा की थी, वीर है जो वाला, वीरता क्या है? गुण है, तो विशेषण हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। छुट भैया, छोटा है जो भैया, तो इस तरह के शब्द इसमें विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेषता बताता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरा जो संबंध रहता है वो रहता है इसमें
उपमान उपमेय संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है उपमान उपमेय संबंध। और इसके कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं, उपमा अलंकार। इसके कोष्टक में लिख सकते हैं उपमा अलंकार, यानी कि जिन्होंने उपमा अलंकार पढ़ा है वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है, दो वस्तु होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक वस्तु, एक होती है मानवीय वस्तु, यानी एक तो प्रकृति और एक मानव। दो चीजों की तुलना की जाती है, दोनों में कोई समान गुणधर्म पाया जाता है, जैसे कोई कोमलता का गुण हो, कोई सुंदरता का गुण हो, कोई कठोरता का गुण हो, तो उस तरह की गुण के आधार पर हम इनमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जबकि उपमान और उपमेय जिन दोनों वस्तुओं में तुलना की जाती है उन दोनों वस्तुओं को एक नहीं बनाया जाता, बल्कि वो अलग ही रहती हैं। अब उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमान होता है प्राकृतिक, यानी इसको प्रकृति कह सकता हूं मैं, यहाँ पे प्रकृति लिख रहा हूं कोष्टक में। और ये उपमेय होता है, ये होता है मानवीय, ठीक है, यानी कि प्रकृति, यानी कि जैसे मैंने कहा मुखचंद्र या चंद्रमुखी शब्द मैंने बोला, यहां पे मैं उदाहरण लिख देता हूं एक चंद्रमुखी। अब देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमा तो क्या है, प्रकृति हो गया, उपमान हो गया, और उपमेय क्या है, मुख, यानी किसी का मुख चंद्रमा के, अब सुंदरता के लिए चंद्रमा का एक तरह से तुलना की जाती है, सुंदरता, सब सुंदरता में सबसे सुंदर माना जाता है चंद्रमा को। अब चंद्रमा से तुलना की जा रही है किसी के मुख की, यानी किसी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा ही नहीं है बल्कि चंद्रमा के समान है, दोनों में एक गुण है सुंदरता का जो एक है, उसी आधार पर दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ पे भेद बनाए रखा है दोनों में। तो उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय भेद बना रहता है प्रकृति और मानवीय के बीच में। चंद्रमुखी तो चंद्रमा के समान मुख वाली, इसको ऐसे बोला जा सकता है। इसका तीसरा जो भेद है वो भी उपमान उपमेय संबंध ही होता है होने को, तो उपमान उपमेय संबंध, लेकिन उसमें रूपक संबंध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रूपक संबंध। यानी कि इसमें रूपक में क्या होता है कि उपमान में उपमेय का आरोप कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा को और मुख को अलग अलग ना बता करके, समान ना बता करके मुख को ही चंद्रमा बता दिया जाता है। जैसे मान लो एक यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे स्त्री रत्न। अब देखिए स्त्री अलग है और रत्न अलग है। वैसे इसमें अगर अपन इसको, इस वाले को पहले लिख दें उपमेय और यहां उपमान लिख दें तो ठीक रहेगा, उपमेय उपमान संबंध। इसमें क्या होगा, स्त्री रत्न, यानी स्त्री रूपी रत्न, इसका विक्रय क्या होगा, स्त्री रूपी रत्न। अब देखिए ये जो रूपी शब्द है वो रूपक अलंकार की पहचान है। रूपक अलंकार क्या करता है, स्त्री को ही रत्न बता रहा है, यानी ये तो है मानवीय उपमेय, ये रत्न क्या है, प्रकृति है, रत्न प्रकृति में मिलते हैं, तो स्त्री को ही रत्न बता दिया, दोनों में कोई भेद ही नहीं है, अभेद संबंध है, यानी उपमेय उपमान का अभेद संबंध है। ये भी एक तरह का ही कर्मधारय की विशेषता है। हमें उपमान उपमेय देखना है, दोनों को अगर आप अलग कर पाएं तो अच्छी बात है, हिंदी साहित्य में काम आएगा, और नहीं भी कर पाएं तो आप ये तो पहचान पाएंगे कि दोनों में एक उपमान है और एक उपमेय है, दोनों की तुलना हो रही है, एक में दोनों में भेद बना के रखा है और एक में दोनों को एक ही बना दिया है, बाकी विशेषण विशिष्ट वाला ये हो ही गया। तो ये तीन प्रकार के संबंध कर्मधारय की अपनी महत्वपूर्ण पहचान है। एक और अगला एक इसकी जो विशेषता है, तीसरी विशेषता इन संबंधों के अलावा, वो ये है कि इसमें उपसर्ग भी मिल सकता है। उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कुउपसर्ग और सुउपसर्ग, यानी ऐसे उपसर्ग जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम कि ऐसे उपसर्ग जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं, यानी वो जैसे कु, अभी मैंने एक शब्द लिखा था प्रारंभ में, आपको याद करो, ये कुपुत्र, तो बोले आप कौन से समास में रखेंगे, केवल उपसर्ग होने से क्या अविभाव समास हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कुपुत्र शब्द में उपसर्ग तो है पर इसका अव्यय रूप नहीं है,
कुपुत्रों ने या इन कुपुत्रों ने देश को बेच डाला, या इन कुपुत्रों ने भारत माता को बेच डाला। अब कुपुत्रों का मतलब है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, हो रहा है बहुवचन, इसलिए अव्यय तो कहाँ रहा है ये? अव्यय तो वो होता है जिसमें कोई खर्च ही ना हो, कोई परिवर्तन ही ना हो, अपरिवर्तनशीलता। या तो परिवर्तन भी हो गया, और कु उपसर्ग जो है वो विशेषण का कार्य कर रहा है। कु यानी बुरा, कुपुत्र, और सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। तो अच्छा और बुरा क्या है? विशेषण है। तो ये कु और सु वाले उपसर्ग कर्मधारय समास में आएंगे। और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं, वो भी मुख्य रूप से यहाँ आ जाएंगे। जैसे दुर्वस्था शब्द है, दुर यानी अवस्था, दुर्वस्था का मतलब होता है बुरी अवस्था, तो अच्छा बुरा विशेषण है, तो दुर वाले शब्द भी यहाँ आ जाएंगे। यानी कि जो विशेषण, ये तो उदाहरण बताए हैं दोनों के, जो विशेषण, जो उपसर्ग विशेषण की तरह कार्य कर रहा है वो कर्मधारय समास में स्थान पा जाएगा। तो ये तीन समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके कोई भी शब्द आप दिमाग में लाओ, बताओ, और आप इनकी पहचान करके देखो, आप तीनों को आराम से कर पाएंगे। अब आते हैं अपन द्विगु समास पे। देखिए द्विगु, जैसा कि कई बार तो इस द्विगु का अर्थ ही पूछ लिया जाता है। द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह। तो हमें यह पता चल गया दो संख्या है और समूह की बात कर रहा है। इस शब्द से ही पहचान लेंगे हम कि द्विगु समास में क्या होता है, दो गायों का समूह इसका अर्थ होता है। तो दो क्या है? संख्या है, और समूह का बात करता है, यानी कि संख्यावाची। अब देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा मैं विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण विशेष संबंध यहां भी पाया जाता है, लेकिन ये विशेषण कौन सा होता है द्विगु समास में? संख्यावाची विशेषण होता है। तो पहली इसकी विशेषता में अगर अपन बात करें तो इसमें द्वितीय या उत्तर पद प्रधान, इसका द्वितीय पद, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद है, कर्मधारय और द्विगु हमने पढ़ा था, तो इसमें प्रधान पद कौन सा है? द्वितीय पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। लेकिन इसकी और दूसरी मुख्य विशेषता क्या है? प्रथम पद। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। अब कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा समास कौन सा है जिसमें विशेषण का प्रयोग होता है, जिसमें एक पद विशेषण होता है, तो वो कर्मधारय भी हो सकता है और द्विगु हो सकता है। या कोई सीधे ये पूछ ले कि संख्यावाची विशेषण कौन से समास की विशेषता है, तो भाई ये तो पता चल गया है, तो द्विगु समास की विशेषता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें संख्या की कई बार बात आती है, कई बार बच्चे सीधे ही पूछ लेते हैं सर बताइए 17 में कौन सा समास है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, भाई संख्या तो द्विगु समास में है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या और 10 के गुणज 10, 20, 30, 100, 200 है ना, 10, 300, 400, 500, 1000 के बाद में फिर 2000। तो इस तरह की संख्या वाले गुणज में जैसे ही बढ़ेगा ना, तो ये वाले 1 से 9 तक की संख्याओं से बनने वाले शब्द, और 10 के गुणज में 100 तक, 100 के बाद में फिर 200, 300, 400, 500, 1000, 1000 के बाद में 1100, 1100 नहीं बल्कि 1000 के बाद में सीधे डबल 2000, 3000, 4000 ऐसे। तो ये प्रथम पद संख्यावाची विशेषण इसका होगा। और एक मुख्य विशेषता है कि पूरा पद, इसका पूरा पद समूह या समाहार का बोधक होगा। ठीक है, पूरा पद काय का बोध कराएगा? समूह या समाहार का बोध कराएगा। अब इसमें से बहुत सारे द्विगु के उदाहरण यहां बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं, चले जाएंगे बिल्कुल। षडानन संख्या है, षडानन, लेकिन वो बहुब्रीहि समास में जाएगा क्योंकि षडानन कार्तिकेय को कहते हैं। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप द्विगु समास करेंगे, दोनों है तो क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो हम जहां सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर कोई शब्द बोध कराता है तो वो ऐसा यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो, और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा हो, तो वो सीधा का सीधा बहुब्रीहि समास में आएगा। तो ठीक है, कुछ उदाहरण हम यहां देख लेंगे। जैसे त्रिभुज है, ठीक है, 3 भुजाओं का समूह, संख्या हो गई ना ये। अब देखिए पंचपात्र, 5 बर्तनों की बात की जा रही है, पंचपात्र। ठीक है, पंसेरी, इस तरह के शब्द हैं।
शताब्दी, इस तरह के शब्द हैं। तो ये संख्यावाची शब्द जिनका हम और विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। ये सारी चीजें अभी अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं इन चीजों को कि कैसे कैसे हम इन समासों को अलग करें। तो ये द्विगु समास की पहचान है, द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा, 1 से 9 तक की संख्या और 10 के गुणज वाली संख्या, पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराएगा। ये द्विगु समास की पहचान है, दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास की बात आती है। नाम से ही पता चल रहा है द्वंद्व हो गया। द्वंद्व का मतलब दो महत्वपूर्ण लोग जो होते हैं या दो बराबर के दम वाले ताकत वाले जो लोग होते हैं उन्हीं में द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। कई बार दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे दिमाग में काम कर रहे होते हैं तभी द्वंद्व की स्थिति होती है। इसलिए दोनों पद प्रधान हमने पढ़ भी लिया है। तो दोनों पद प्रधान। अब सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, समझ में आ ही गया, क्योंकि पदों की प्रधानता के आधार पर इस समास को अलग से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि दोनों पद संख्यावाची। अब देखिए आप, दोनों पद अगर संख्यावाची हो, जैसे 55, कोई भी संख्या ले लें आप, कैसी जो 10 के गुणज में नहीं है, 60 ले लिया तो 60 तो आ जाएगा द्विगु समास में। लेकिन अगर अपन ने 55, 51 से लेकर के 59 तक की संख्या ली तो वो द्वंद्व समास में आएगा। 55 का मतलब क्या बनेगा? 5 और 50। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कम वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे और ज़्यादा वाले जो दहाई के अंक वाली यानी जो 10 के गुणज में है उसको बाद में लिखेंगे। 55, 56 है तो 6 और 50, तो 5 और 50। अब ये देखिए कई बार की संख्या का हम जैसे ही 55 आया हमारे दिमाग में संख्या के नाम पर केवल और केवल द्विगु समास चल रहा होता है। हम क्या करते हैं, सीधा 55 आते द्विगु कर देते। नहीं, जहाँ दोनों पद अगर संख्यावाची हैं तो वो दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं और दोनों प्रधान हो जाते हैं, तो वो द्वंद्व समास बन जाता है। तो इस तरह दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद संख्यावाची हो तो ये द्वंद्व समास बनेगा। अब इसके भी भेद हैं 3, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो ये इसके 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक। इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद संख्यावाची इसमें आएंगे। अब जैसे इतरेतर में, इतरेतर का मतलब होता है और एवं तथा वाले, यानी कि ऐसे दो शब्द जिनका योजक चिन्ह या कहें कि विभक्ति चिन्ह और तथा एवं आए वो इतरेतर में आएंगे। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए और तथा एवं और वे, ये चारों शब्द इतरेतर द्वंद्व की पहचान है। समाहार द्वंद्व में आदि और इत्यादि वाले शब्द आएंगे। जैसे अब आपके सामने कोई एग्जाम्पल पूछ ले, चाय वाय, देखिए बहुत बार इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, खाना वाना खा ले भाई, चाय वाय पी ले। तो ये चाय वाय क्या होता है? वाय कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अर्थ देता है, जिसका मतलब चाय तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, चाय के साथ में कुछ बिस्किट इत्यादि का नाश्ता भी मिलेगा। तो चाय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाय। अगर कहीं आप जाते हो तो चाय अकेली थोड़ी ना मिलेगी, चाय के साथ में कुछ नाश्ता भी मिलेगा। तो चाय वाय अगर आ जाए, पूछे इसमें कौन सा समास है, तो आप द्वंद्व समास करेंगे इसमें। और द्वंद्व में भी पूछे कि कौन सा द्वंद्व है, तो समाहार। अब हमें नहीं पता कि वो चाय के साथ में क्या देगा, इसलिए अगर वो कहता चाय पानी पी लो तो चाय के साथ में पानी ही पिलाएगा वो, तो चाय पानी में तो हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व, चाय और पानी। लेकिन चाय वाय कह रहा है तो इसका मतलब चाय के साथ में कुछ बिस्किट नाश्ते का मतलब एक तरह से हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे के सब जगह ही रिवाज है, खाली चाय नहीं पिलाते हैं। तो समाहार द्वंद्व में आ जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में आता है या और अथवा वाले शब्द, ठीक है, जहाँ एक दूसरे के विलोम जैसे शब्द हो, लाभ हानि। अब लाभ हानि शब्द आ जाए आपको या हानि लाभ आ जाए, एक ही बात है। तो लाभ और हानि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या तो लाभ होगा या हानि होगी, तो वैकल्पिक द्वंद्व में आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा बुरा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो वैकल्पिक द्वंद्व में आ जाएगा ये, ठीक है। पर आप पहचानना सीख जाएंगे कि दोनों पद प्रधान है, कहने का मतलब ये है, या फिर दोनों पद संख्यावाची हैं, ये द्वंद्व समास में आ जाएगा।
अब देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या कहता है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अब तक मुख्य रूप से हमने जब ये पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, इनके अलावा और कर्मधारय और द्विगु, क्योंकि इसी के भेद माने गए पदों के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में पदों की अगर अपन बात करें तो बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होगा? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी कि दोनों पद अप्रधान या गौण होंगे। दोनों ही पद अप्रधान या गौण होंगे इसमें, यानी कोई पद प्रधान नहीं है। तीसरा पद या कोष्टक में हम लिख दें अर्थ, भाई पद या अर्थ कहते हैं दो शब्दों से मिलकर के कोई तीसरा ही अर्थ बनता है। तीसरा पद या अर्थ इसमें प्रधान होता है, यानी कि कह सकते हैं हम कि इसमें अर्थ की विशिष्टता होती है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है दोगला। अब दोगला के वह तो दोगला है, तो आप समझ जाएंगे ना, दोगला का मतलब कि कभी तो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, यानी कि दोहरी बात करने वाला दोगला। तो वैसे शाब्दिक अर्थ में अगर अपन देखें तो दो हैं गले जिसके, किसी इंसान के दो गले देखे हैं क्या आपने? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दो और गला, इनसे कोई शब्द बनता ही नहीं है। दो गले वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। तो दो हैं गले जिसके, इसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो दो गला देख करके आप इसको द्विगु समास में ना रख देना, क्योंकि इसमें दो और गले का द्विगु समास तो कहता है कि जिसका समूह का बोध करा रहा हो। दो हैं गले जिसके अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो आपको ये दो गला शब्द द्विगु समास में कतई नहीं आएगा। दोगले का मतलब होता है दोहरी बात करने वाला, इसका मतलब सीधे सीधे बहुब्रीहि समास है। ऐसी चौकन्ना शब्द है, चौकन्ने रहना। चौकन्ना का मतलब है चार कान है जिसके, तो चार कान है क्या? किसी के नहीं है चार कान वाला, कोई देखा ही नहीं होगा आपने। तो चौकन्ने का मतलब है चार कान का मतलब कि दो कानों से तो हम सुनते हैं, और चार कान अगर हमें होते हैं तो चार कान का मतलब हमें ज्यादा सजग रहना है। तो चौकन्ना का मतलब क्या हो गया? सजग। तो इसका मतलब यहां सजग बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि दो पदों को मिलाने से जब पहला और दूसरा पद मिले और दोनों पदों का अर्थ ही नहीं रहे, दोनों पदों का अर्थ ही गायब हो जाए, चला जाए, अर्थ ही ना निकले और कोई तीसरा ही अर्थ निकले, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब आप कुछ इस तरह के शब्द अगर आपके दिमाग में आ रहे हो, वैसे तो हम जैसे बहुब्रीहि समास का नाम आता है तो हम कहते हैं सारे भगवानों के नाम। भाई भगवानों के नाम तो होते ही हैं, इसमें दशानन है, ठीक है, पंचानन है, षडानन है, ठीक है, चतुरानन है। जिन जिन देवी देवताओं के नाम है वो इसमें आ जाएंगे। चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। चार आनन है, आनन यानी मुख, चतुरानन यानी चतु आनन, दो शब्दों से मिलकर के बनाए। और चार आनन, तो हमने चार आनन सामान्य आदमियों के नहीं देखे, पर चार आनन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं वो, तो वो क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। हिम प्लस आलय, हिमालय। अब हिमालय क्या है? हिमालय तो बर्फ का, हिम का मतलब तो बर्फ होता है। देखा जाए तो हिम का आलय का से संबंध तत्पुरुष में आना चाहिए, लेकिन हिमालय कहती है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सीधा भारत के उत्तर में जो पर्वत है उसकी तरफ जाता है, हिमालय की तरफ, तो वो बहुब्रीहि समास में आएगा। हाँ, अगर बहुब्रीहि समास नहीं और हिमालय आ जाए तो हमको वो संबंध तत्पुरुष में करना है। तो ये सारी चीजें एक बार इनकी आप कंपैरेटिव स्टडी देखें, सारी चीजों को एक बार पढ़ें, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सबके कुछ और उदाहरण थोड़े लेंगे जिनसे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।